हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त। आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं, आज भी क्विज स्टार्ट हो ही रहा है। कल का मेरा क्वेश्चन क्या था बाबू? हम लोग बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था। यानी पर डे हम लोग क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जो आंसर है वह कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना रहता है। तो मेरा पिछले दिन का क्वेश्चन था कि बताइए बिजली जो बल्ब है इसका आविष्कार किसने किया था। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है दोस्त, आज मेरे सामने देख रहे हैं दोस्त कि यह जो कुरियर द्वारा आया है बुक, ठीक है, यह बुक का जो बंडल है दोस्त, यह कुरियर द्वारा आया है। और यह कुरियर द्वारा चल कर आया है किसके पास? तो मेरे पास, यानी हरेंद्र सर के पास है। यह किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक आया है। ठीक है दोस्त, तो इसको हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा बुक आया है। ठीक ना दोस्त, यानी इसमें देखिए डिफरेंट टाइप के बुक मेरे पास आ चुका है। ठीक, 2 हो गया, 3, आइए 4 बुक आया है। ठीक ना दोस्त, यानी आप लोग के समक्ष हम खोलने की इसको कोशिश कर रहा हूँ। यानी 4 जो बुक है मेरे पास, आप लोग देख रहे हैं, ये 4 जो बुक है यह किरण पब्लिकेशन की तरफ से आया है। ठीक दोस्त, आप ही लोग के सपोर्ट से, प्यार से यह मेरे पास आया है। ठीक, और इसमें सर है क्या, खास बात क्या है कि देखिए जो बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय जो बुक है ना, यानी जो प्रैक्टिस सेट है किसका, किरण पब्लिकेशन का, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाइज कि देखिए इसमें टोटल आपको 20 सेट है, यानी टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट के साथ साथ पिछले साल का, यानी जो 2017 में इसका पेपर हुआ है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। यानी अगर आप बिहार एसएससी +2 वाला तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक ये रहने वाला है कि इससे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है इसी में कंबाइंड, और इसमें 20 यानी 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया है। ठीक है, अच्छा सर, इसमें एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन है। आप इसमें अगर देखिएगा इसके अंदर बुक को, तो इसमें जो क्वेश्चन का है ना उसका डिटेल्ड में सॉल्यूशन है, यानी बहुत अच्छा तरीका से सॉल्यूशन दिया हुआ है। यानी पहला का, दूसरा का जो भी क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन है वो बहुत बढ़िया से दिया है। इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो यह +2 के लिए है, यानी जो इंटर 10+2 के तैयारी कर रहा है। कहने का मतलब 10+2 कहने का मतलब है कि जो बिहार एसएससी का +2 लेवल का एग्ज़ाम आया है ना दोस्त, उसका अगर आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो ये बुक ज़रूर आप प्रैक्टिस सेट में लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सर, दूसरा बात करते हैं कि बिहार दरोगा, अभी भौकाल चला है दरोगा का, अभी जस्ट तैयारी में लगा है बहुत सारे लड़के। तो देखिए किरण पब्लिकेशन का जो दरोगा एसआई का है ना बुक दोस्त, इसमें भी बहुत बढ़िया इसने क्या किया है कि 30 सेट है। आप जैसा कि देख रहे हैं मेन स्क्रीन पर, इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है। यानी अगर एक बुक आप खरीदते हैं तो 1 दिन आप पर डे मारते हैं तो आपको 1 मंथ का इसमें खुराक है, यानी पर डे डोज है आपका। ठीक है, और इसका भी देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना दोस्त, इसमें सारा क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है। यानी इसमें जो इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छा तरीका से लिखा हुआ है, यानी डिटेल में सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन है, सॉरी 30 सेट है। ठीक है, 100 क्वेश्चन का है, कोई दिक्कत, ये भी बुक बहुत अच्छा है। ठीक, अब देखिए अगला मेरा जो बुक आया है इसमें है कि 6300 MCQ वाला। आप लोग अक्सर पेपर ये बुक स्टोर पर देखते होंगे कि बिहार एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स, जैसे बिहार दरोगा हो गया, बिहार सिपाही हो गया, या बिहार एसएससी का पेपर हो गया। तो आप इसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या दिया है दोस्त कि पूरा सॉल्व चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स दिया है अगस्त से लेकर 2023 तक। यानी आप जितना भी पेपर हुआ है ना बिहार में, जितना भी पेपर बिहार में हुआ है उसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ इसमें प्रीवियस दिया है। बात समझ में आया क्या? कहने का मतलब है दोस्त कि देखिए सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स अगस्त 2023 तक, यानी जितना आपका पेपर पीछे हुआ है प्रीवियस में, तो उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री का हो गया, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री जो हो गया उसका जो चैप्टर है उससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा के सारा एक जगह सार संग्रह इसमें दिया है करके। ठीक है, जैसे आप मेरे इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, तो प्राचीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन उठा लिया,
अब जितना क्वेश्चन प्रीवियस पूछा हुआ है एग्जाम में, अब बेजाबते देखिए दिया भी है कि यह किस एग्जाम में पूछा है, बिहार सीजीएल में है, बिहार एसएससी में है, तो सबका इसमें जितना पूछा हुआ है ना दोस्त, इसमें सबका डिटेल्ड सॉल्यूशन है, सब क्वेश्चन का एकदम प्रीवियस ईयर। इसको तो मैंडेटरी आपको लेना चाहिए मेरे अगर हिसाब से मानिए तो इस बुक को आपको ज़रूर अवश्य प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें जितना भी प्रीवियस बिहार का एग्ज़ाम हुआ है अब तक 2023 तक या पीछे जितना भी पेपर हुआ है दोस्त, इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है। दूसरे में हर चैप्टर वाइज है, जैसे आपको हिस्ट्री से जो चीज़ वीक है तो आप पूरा हिस्ट्री का लगा लिए, या जो आपका ज्योग्राफी है उसका टोटल ज्योग्राफी का आपका मिल जाएगा, और सारा के सारा इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है। इसलिए इस बुक को ज़रूर अवश्य परचेज कीजिएगा दोस्त। अगला मेरा है कि वन लाइनर जो अप्रोच है यानी सामान्य ज्ञान है, ठीक है, यह एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी जो पैटर्न है दोस्त इस पर यह बुक बेस्ड है। अब सर इसमें खास बात क्या है कि हम आखिर क्यों खरीदे सर, तो इसमें देखिए जितना भी आपको सामान्य ज्ञान रिलेटेड हो जाएगा ना, जैसे मान लो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सबका एकदम डायग्राम के साथ इसमें दिया हुआ है दोस्त, ठीक है। इसमें बहुत बढ़िया यह बात लगता है ना कि इसमें जो भी दिया है ना, देखिए डायग्राम बना बना कर, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें डायग्राम के साथ साथ दिखाई दे रहा होगा आपको, डायग्राम के साथ इसमें जो भी फैक्ट लिखा गया है तो बहुत अच्छा तरीक़ा से इस बुक को कंबाइंड किया गया है, ठीक ना दोस्त। सब चीज़ इसमें देखिएगा तो आपको मैप के थ्रू मिलेगा, सारा चीज़ चित्रण के द्वारा आपको इसमें मिलेगा, ठीक ना दोस्त। यह भी बुक बहुत बढ़िया है। यह क्या है सर, तो एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, यह सामान्य ज्ञान है। यानी अगर आप जाइएगा तो किरण इंस्टीट्यूट का यानी किरण पब्लिकेशन का आप वन लाइनर अप्रोच मांगेगा ना कि सामान्य ज्ञान दीजिए तो वह आपको मिल जाएगा, ठीक है। यह बिल्कुल एनसीईआरटी बुक पर आधारित है, एकदम लेटेस्ट है, न्यू है, 2023 एडिशन का है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, ये सब बात आप समझ गए होंगे। जैसा कि अब हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं, अब क्विज को स्टार्ट करेंगे अपने मंजिल की ओर, ठीक है दोस्त। अब हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम किरण पब्लिकेशन को बहुत बहुत थैंक यू, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो हमको इतना लायक समझें कि अपना बुक जो है हमको थोड़ा सा जो भी है अपना हमको पढ़ने के लिए, हम लोग के क्विज के पढ़ने के लिए मिला है यह बुक। और हम लोग दोस्तों को बताएं कि जो भी है भाई अपना बुक ख़रीदना चाहता है तो वह इस पब्लिकेशन का बुक ख़रीद सकते हैं, बहुत अच्छा खासा दिया है, इसमें डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिया है, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग अपना क्विज करते हैं, ठीक है। चलो भाई इसको साइड में रखता हूँ, रहने दो। बताइए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कल के टास्क में दिया गया था, ठीक। बताइए भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, ठीक। तुर्की का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? चांद तारा, बहुत बढ़िया। डेनमार्क का बताइए? समुद्री तट। आप लोग बताइए फ्रांस के? लिली, फ्रांस के लिली। बताइए आप लोग यूके के? यूके के गुलाब का फूल है, यानी यूके के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बाबू? गुलाब का फूल। बताइए ईरान के राष्ट्रीय फूल? गुलाब का फूल, यानी ईरान के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह? शेर। देखिए दोस्त, नानी बेचे शेर, याद रखना, नानी बेचे शेर। नॉर्वे, नीदरलैंड और बेल्जियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है? शेर है। कोई दिक्कत? बताइए नीदरलैंड का हो गया, फ्रांस के लिली हो गया, बांग्लादेश का वाटर लिली, स्पेन का ईगल, यूएसए का यूएसए का प्रतीक चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड, बहुत बढ़िया। यूएसए का अगर बात करें कि राष्ट्रीय खेल क्या है बाबू, तो वहाँ का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। बताइए जापान के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह? गुलदाउदी, जापान का गुलदाउदी। इटली का प्रतीक सफ़ेद लिली। कनाडा का मैपल लीफ, बहुत सुंदर। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह? वाइटल। ऑस्ट्रेलिया के क्या है? वाइटल है, यानी ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह क्या है बाबू? वाइटल है। बताइए रूस के प्रतीक चिन्ह? डबल हेडेड ईगल, यानी रूस के अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो डबल हेडेड ईगल। न्यूजीलैंड का? कीवी, बहुत बढ़िया। कीवी या सदर्न क्राउन या फर्न, ये सब है न्यूजीलैंड का।
बताइए मैकमोहन रेखा, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूछ रहा हूँ दोस्त। मैकमोहन रेखा किन देश के बीच स्थित है? भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करता है। बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। बताइए जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा। यानी जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो हिंडनबर्ग रेखा। अब बताइए उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कितने डिग्री? 48वीं समानांतर रेखाएं, यानी 38 डिग्री समानांतर रेखाएं किसके बीच बाबू? तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा बनाती है। बताइए जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा के नाम क्या है? मैगीनॉट है। यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सा है बाबू? 49वीं डिग्री, यानी 49 डिग्री समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करता है। रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है? मेन रहीम। यानी रूस एवं फिनलैंड के बीच के सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखा को डुरंड रेखा। कौन सा बाबू? डुरंड रेखा। बहुत बहुत बढ़िया दोस्त। आगे हमको अगला दिन का मेरा टास्क है कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, यानी प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक ये आपको याद करना है, और उसके नीचे मानचित्र की रेखाएं ये दोनों, यानी 9 और 10 दोनों याद करना है। ठीक है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक और मानचित्र की रेखाएं। ठीक है, जैसे समलवण रेखा, समदाब रेखाएं, समगहरी रेखाएं, ये सब दिया है ना, इसको कल पूछा जाएगा। कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विज। चलिए दोस्त बताइए कॉमनवेल्थ गेम जो है, कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष बाद। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी? सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में हैमिल्टन में खेला गया था। कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हैमिल्टन में खेला गया था। कहाँ पर? तो हैमिल्टन में खेला गया था। कॉमनवेल्थ गेम में वर्तमान में पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में यानी राष्ट्रमंडल खेल में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? 53 है। कितना है? 53 है। एक 54 था दोस्त, एक चीन निकल गया है। चीन निकल गया है, वह कहता है कि हम आपका गुलाम नहीं थे। कॉमनवेल्थ कौन होता है बाबू? तो जितने देश पर, जितने देशों का उपनिवेश था ना, कौन? ब्रिटिश का जितना देशों पर उपनिवेश था, कब्जा था, पहले गुलाम करके रखा था, उस सारे देशों के समूह को कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं, नहीं राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रमंडल में खेल में कुल कितने देश है वर्तमान में? 53। पहले स्टार्ट में कितना था? 54। कौन निकल गया है? तो चीन। अब कितना वर्तमान में है? 53 है। ठीक। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? हैमिल्टन शहर। कब? 1930 में। राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष पर आयोजित होता है। कितना? 4 वर्ष पर, यानी 4 वर्ष के बाद आयोजित होता है। ठीक। पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी युवा खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2012 में। कब हुआ था? युवा खेल अगर पूछ देगा ना कि ग्रीष्म ओलंपिक खेल युवा वाला कब हुआ था बाबू? तो 2012 में। ठीक है, कोई डाउट? चलो बाबू, अगर कहेगा कि पहले ग्रीष्म ओलंपिक खेल युवा खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 2012 में। कब बाबू? 2012 में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। अगर ओलंपिक खेल की शुरुआत की बात किया जाए तो सर्वप्रथम 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर से हुआ था। यूनान के ओलंपिया शहर से हुआ था। कोई डाउट है? अब देखिए पूछेगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? तो 23 जून 1896 को, यानी 1896 में खेला गया था। 1896 को। 23 जून 1894 को किसका स्थापना हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद का स्थापना हुआ था, या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1894 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 23 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कब? 23 जून को। सर्वप्रथम खेला कब गया था बाबू? तो 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम ओलंपिक खेल खेला गया था। अगर बात किया जाए, कोई डाउट है? कोई दिक्कत? चलो दोस्त, किस देश की राजधानी अबुजा है बाबू? तो नाइजीरिया देश की राजधानी कहाँ है? अबुजा है। कोई दिक्कत?
और देखिए यहाँ पर जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक था ना दोस्त, अगर कहेगा कि ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब हुआ था, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ पूरा। देखिए ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था सर्वप्रथम? 1896 ईस्वी में। कहेगा कि शीतकालीन ओलंपिक सर्वप्रथम कब हुआ था बाबू? तो 1924 ईस्वी में। कहाँ पर? फ्रांस में। 1924 में कहाँ पर? फ्रांस में। अब पैरालंपिक का शुरुआत कब हुआ था, यानी पैरा ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी के रोम, यानी इटली के राजधानी कहाँ है? रोम। रोम ओलंपिक से शुरू हुआ था। कोई दिक्कत? आइए, बीजक जो है, बीजक पुस्तक के रचयिता कौन है? कबीर। बीजक पुस्तक के रचयिता कौन है? कबीर। यानी कबीर जी बीजक पुस्तक के रचयिता है। कोई डाउट? आइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? देविका रानी। देविका रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक, देविका रानी रोहरीक। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला में का क्या नाम है बाबू? तो दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में पहला कौन खोला गया था? दक्षिण गंगोत्री, 1983 से 84 में। फिर कौन हुआ? मैत्री। मैत्री कब? तो 1990 से 92 ईस्वी में। ठीक है, 1990 से 92 कहिए, या 88 भी कहीं कहीं दे देता है, 88 से 90। ठीक है। अच्छा सर, भारती की बात करें तो भारती 2012 ईस्वी में। कहाँ? चलो दोस्त, अंटार्कटिका में मैत्री कब हुई? मैत्री कब स्थापित हुई? 2012 ईस्वी में। ठीक, सॉरी, मैत्री भारती ना, भारती 2012 ईस्वी में स्थापित हुई। कोई दिक्कत? आइए, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? पोलैंड पर। किस देश पर? पोलैंड पर। शतरंज खेल का जन्म किस देश में हुआ था बाबू? भारत में। यानी शतरंज खेल का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। शतरंज जो खेल है उसको और किस नाम से जानते हैं? शतरंज को इंग्लिश में क्या? चेस कहते हैं। इंग्लिश में चेस कहते हैं। आज चेस में पूछेगा कि कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो 64। कितना होता है? 64। अच्छा, भारत में शतरंज के जनक किसे कहा जाता है? यानी भारत में शतरंज के जादूगर किसे कहते हैं? चेस के जादूगर बताइए। विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, विश्वनाथ आनंद को ही सर्वप्रथम कौन सा पुरस्कार मिला था? मास्टरमाइंड इनकी आत्मकथा है। यानी किसका बाबू? तो विश्वनाथानंद के मास्टरमाइंड। और सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को। किसको? विश्वनाथ आनंद को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसका स्थापना 1991 से 92 ईस्वी में हुआ था। इसका नाम बदल कर 2021 में, कब? 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। कोई दिक्कत है? क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अब मेजर ध्यानचंद को देखकर क्या ख्याल आया कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। डीटीएच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? तो इनसैट 4A। इनसैट 4A। स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे स्थित है? तो वोल्गा नदी के किनारे। स्टालिन जो ग्राद है वह किस नदी के किनारे स्थित है? वोल्गा नदी के किनारे है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी। कौन है? वोल्गा नदी। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है बाबू? पर्वत। यानी ओलंपिक जो शब्द है ना बाबू, वह ओलंपस से आया है और जिसका अर्थ पर्वत होता है। फ्रंट लाइन पत्रिका किस समूह का प्रकाशन है बाबू? तो हिंदू का। किसका? हिंदू का। अब आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को और किस पुरुष का जन्म हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। 2 ही अक्टूबर को उनका भी जयंती मनाया जाता है। ठीक, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? पुतली बाई। पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। अगर उनकी वाइफ की बात करें कि पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी 1891 ईस्वी में, कब? 1891 ईस्वी में लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट किए। कब? 1891 ईस्वी में लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई समाप्त किए। सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। दोस्त ध्यान से देखिएगा, आप लोग कहिएगा 1924 हम आ रहे हैं। ठीक है, सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में भाग कब लिए थे? तो 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में।
कोई दिक्कत है? अध्यक्षता कब किए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। अब बेलगांव कहाँ है बाबू? तो कर्नाटक में। कोई दिक्कत है? यानी कर्नाटक में 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1924 में दोस्त बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, लेकिन 1901 में केवल कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। अब लड़का के मन में आएगा कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका 1893 ईस्वी में ही गए थे, दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में ही गए थे। तो बताइए सर कि 1901 में कैसे आ गए, जबकि 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कोई सम्मेलन का नहीं गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है दोस्त, उसी तरह से महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया था कि आप कांग्रेस के अधिवेशन में 1901 में भाग लीजिए। तो वह गेस्ट के रूप में आए थे। आप पुनः कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखिए 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से कम बैक टू इंडिया कौन? महात्मा गांधी वापस इंडिया आए महात्मा गांधी। और क्या हुआ कि 9 जनवरी को उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एक नया बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। कब? 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। वहीं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए तो अंग्रेजों ने इनका फूलमाला के साथ स्वागत किया और कैसर-ए-हिंद की उपाधि दे दिया। किसका उपाधि? कैसर-ए-हिंद की उपाधि दे दिया। किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी फिर क्या हुए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 चल रहा था। अब बताइए 1914 से 18 जब चल रहा था ना, तो उसी युद्ध में लोगों को भर्ती कराने लगे सैनिक में। तो इनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया। क्या कहा गया? भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1903 ईस्वी में वहीं पर इंडियन ओपिनियन, कौन सा? इंडियन ओपिनियन पत्रिका लिखें। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए। कोई दिक्कत? 1910 ईस्वी में लियो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किए। किसने? महात्मा गांधी। ये सारा के सारा काम कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किए। हिंद स्वराज्य पुस्तक की रचना कब किए? 1910 में। कहाँ पर बाबू? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। कोई दिक्कत है? तो इतना करने के बाद फिर आए इंडिया में 1915 से अब चालू करते हैं दोस्त। तो सर्वप्रथम 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए। और 1917 अब कहिए बात जाइएगा ना सर 1916 कैसे 1917, तो तनी से डीप में आइए। 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था ना, तो वह साबरमती उसका नाम नहीं था, उसका एक ये क्या बोलते हैं कुटिया के भांति उसका निर्माण किया गया था। लेकिन 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे वहीं कुटिया यानी जो इनका कार्यालय था, ऑफिस था जिसमें वह रहते थे, उसको साबरमती आश्रम के किनारे, साबरमती नदी के किनारे ला दिया गया और वहाँ से ट्रांसफ़र करके तब इसका नाम पड़ा साबरमती आश्रम। तो कहीं 16 में या कहीं 17 में दे देता है। ऐसे जेनविन अगर कहिएगा ना तो 1916 ही मरना है। कोई दिक्कत है? और नहीं रहे तो 17 खींच देना है। कोई दिक्कत? आइए अब 1917 देखा क्या ख्याल है? 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में राजकुमार शुक्ल इनवाइट किया कि आइए साहब, नील की खेती के खिलाफ जो नील खेती में जबरदस्ती तीन कठिया व्यवस्था दोस्त था कि 3/20 और 3/20 कहें तो 15%, यानी कुल खेती का आपका 15% हिस्सा पर आपको कम से कम क्या करना था? तो नील की खेती करना था। इसी के विरोध में राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया किसको? महात्मा गांधी को कि हे साहब, हे महात्मा, आप मेरे यहाँ आइए और कृपया किसको? तो जो नील की खेती करते हैं इस पर जो अध्यारोपित है कि आपको करना ही करना है, इसके खिलाफ आप आंदोलन कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने आए, उनका इनवाइट स्वीकार किया। राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था किसको? महात्मा गांधी को। और वह चंपारण आए और चंपारण आने के बाद वहीं पर भाषण देना स्टार्ट किए। आंदोलन उग्र हो गया। ऑप्शन नील की खेती करने का विरोध क्यों हो रहा था? ध्यान से सुनिएगा। नील की खेती जिस खेत में होता था ना दोस्त, उस खेत की उर्वरता समाप्त हो जाती थी, यानी बंजर हो जाता था मिट्टी, उसमें और कोई फसल लगता नहीं था। ऑप्शन नील आखिर क्यों अंग्रेज करा रहा था? देखिए, नील की खेती अंग्रेज का कराने का उद्देश्य था कि उसका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है ना, यानी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता था नील की खेती से, काफ़ी मात्रा में उसको फ़ायदा मिलता था। इसलिए वह चाहता था ना कि लोगों से हम खेती जरूर करवाएं। किसका? नील का खेती करवाएं। समझ में आ रहा ना? उसको फॉरेन में सप्लाई करता था, केमिकल प्लांट में या केमिकल बनाने के लिए या पेंट वगैरह बनाने के लिए। समझ में आ रहा है?
तो इतना चीज़ हो रहा था। तो महात्मा गांधी वहीं पर आए, चंपारण में विरोध कर रहे थे। तो चंपारण में जब आए थे ना महात्मा गांधी, तो एक चीज़ देखिएगा, बीपीएससी क्वेश्चन यहाँ उठाया है, ये आप यकीन न मानिए तो 67वां 68वां बीपीएससी का पेपर आप देखिएगा, उसमें पूछा है कि बताइए कि महात्मा गांधी जब चंपारण में आए थे आंदोलन करने, तो वहाँ पर उन पर हमला हो गया था। महात्मा गांधी पर दोस्त आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान जाइए, या जानते होंगे वो भी जान जाइए, ठीक है, कि महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे ना, तो उन पर हमला हो गया था। हमला होने के उपरांत क्या हुआ कि मियाँ, कौन, बतख मियाँ ने उनका जान बचाया था। महात्मा गांधी का जान किसने बचाया था? बतख जो नहीं होता है, यहीं वाला भुलाने के लिए बता रहे हैं, भुलाइएगा नहीं, जो पानी में तैरता है ना बतख, उस पर आप याद रखिएगा कि बतख मियाँ ने बिहार में महात्मा गांधी का जान बचाया था। कब? चंपारण आंदोलन के समय। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद यहाँ से गए 1918 में खेड़ा आंदोलन किए। किस लिए सर? तो जो गुजरात में कर अध्यारोपित होता था, कर किसानों पर आरोपित होता था अंग्रेजों के द्वारा, उस कर के विरोध में 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन किया। 1918 में क्या किए तो अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ मिलकर उसने क्या किया? भूख हड़ताल किए थे। यानी अहमदाबाद में जो मिल मजदूर था ना, उसका मांग था कि हमारा जो वर्किंग आवर है दोस्त, यानी जो कार्यकाल है काम करने का, उसको फिक्स किया जाए, घटाया जाए, एक टाइम लिमिट हो, और दूसरे में जो मनी है यानी पैसा को इंक्रीज कराया जाए, वेतन में वृद्धि हो। ये सब मांग को लेकर मिल मजदूरों के साथ अहमदाबाद में 1918 में ही भूख हड़ताल किए थे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, कौन सा? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन किए थे किसने? महात्मा गांधी। और 1930 ईस्वी में 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या किए थे बाबू? 4 अप्रैल की 6 अप्रैल, ठीक है, वो तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच के समझौता हुआ। 4 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, या गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी 1932 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हो रहा था उसमें भाग लिए। और उसके बाद दोस्त 1 अगस्त द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए, ठीक है। और 8 अगस्त 1942, कब? 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इससे पहले 9 अगस्त 1925 को चोरा चोरी कांड, ठीक है, सॉरी 1925 को 9 अगस्त, सॉरी दोस्त, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। काकोरी ट्रेन का डकैती हुआ था, फ्लो में भुला गया, ठीक, सॉरी दोस्त। यानी 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। और असहयोग आंदोलन स्थगित का क्या काम था बाबू? असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित हुआ था? तो 1922 में 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हो जाने के कारण क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कोई दिक्कत है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में स्थगित हो गया, अब पुनः 1932 में शुरू भी हुआ, जो कि फाइनली 1934 में समाप्त हुआ। कोई दिक्कत? अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। दांडी यात्रा भी 12 मार्च शायद था ना, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। अच्छा, और कोई? ठीक है दोस्त, अब देखिएगा ध्यान से। अब मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुआ था। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। आइए चलिए अब अगले क्वेश्चन पर। ये सब सारा का सारा महात्मा गांधी के बारे में था। इनका एक और चीज़ सुन लीजिए, इनका जो आत्मकथा का नाम था, यानी महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था दोस्त? तो क्या नाम था? एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो पुस्तक था ना, यह किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में, नॉट अंग्रेजी, यह गुजराती भाषा में। यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखा गया था। समझ में आया क्या? आइए, कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं बाबू? तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और कोरम के लिए 9 न्यायाधीश चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती हैं और कोरम पूरा करने के लिए 9 न्यायाधीश कंपलसरी है। एक देश से केवल एक ही न्यायाधीश बन सकते हैं, एक देश से 2 न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं एक साथ। समझ में आ गया ना। अच्छा सर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के द हेग में। नीदरलैंड के शहर का नाम क्या है? द हेग। ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है बाबू? तो एम्स्टर्डम। कहाँ है? एम्स्टर्डम। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में। कब? सर्वप्रथम कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट। कब? आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को भारत के प्रथम उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। नहीं, मानव ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? 1969 में। कौन प्रथम व्यक्ति थे चंद्रमा पर? नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11। अपोलो 11 द्वारा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का नाम, ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो नारंगी रंग का। ध्यान से देखना, हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है बाबू? तो नारंगी रंग का होता है। वह किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। यानी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति पूछेगा कि कौन थे? तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। पिनाक क्या है बाबू? तो पिनाका क्या है? तो बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। पिनाका क्या है? बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है, यानी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। समझ में आ गया। भसीन पुरस्कार, ध्यान से सुनना, भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। नहीं, भसीन। भास्कर पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। और कौन सा पुरस्कार बताइए? चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जल्दी। चलिए दोस्त, तो ये क्या था मेरा क्वेश्चन कि चिकित्सा वाला जो था कि भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। भसीन पुरस्कार दोस्त चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। अब प्रति वर्ष भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे यानी चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर बाबू? तो विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यानी 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किससे है? चिकित्सा के से। और भसीन पुरस्कार का संबंध चिकित्सा से है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका। उज्जैन का किस क्या नाम था? अवंतिका। अनीता नहीं, ठीक है, अवंतिका। कौन सा? अवंतिका। कोई दिक्कत है? हाँ। आइए, ट्राइसिम योजना किससे संबंधित थी? तो ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से। ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से ट्राइसेम योजना संबंधित है। ट्राइसेम, ठीक है, ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से संबंधित है। ठीक है। आइए, उज्जैन का नाम क्या था? अवंतिका। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुपात लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? 32 इंच। 32 बैट के बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है बाबू? तो 32 इंच। निम्नलिखित में से किसने लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन के प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वुड्रो विल्सन। किसने? वुड्रो विल्सन। यानी लीग ऑफ नेशंस के गठन में वुड्रो विल्सन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विख्यात ऑस्कर पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तब विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी द्वारा। विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। कब? 1929 ईस्वी में। स्पीड नाम से पेट्रोल की बिक्री किस तेल कंपनी द्वारा की जाती है? तब भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम। स्पीड नाम से पेट्रोल की बिक्री किस तेल कंपनी द्वारा की जाती है? तो भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है बाबू? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से 31 मार्च।
1 जुलाई से 31 मार्च कि 1 जुलाई से 30 जून? 1 जुलाई से 30 जून नहीं, कोई दिक्कत? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को और क्या मनाया जाता है? स्टेट बैंक के स्थापना दिवस। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? तब विंबलडन। देखिए यह 4 प्रकार के, कौ प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन ना? कौन कौन दोस्त? ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट वाला यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर। और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन और विंबलडन ग्रास पर। किस पर? ग्रास पर, यानी क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी पर, समझ में आ रहा है ना? और ग्रास, ठीक है, विंबलडन ग्रास पर खेला जाता है। वहीं पूछा है। अब सर ध्यान से सुनिएगा कि कब कब खेला जाता है। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना जनवरी फरवरी में खेला जाता है। अप्रैल मई में कौन खेला जाता है बाबू? तो ये फ्रेंच ओपन। कौन सा? फ्रेंच ओपन। विंबलडन जुलाई अगस्त में खेला जाता है। नवंबर दिसंबर में यूएसए ओपन। सब खत्म। ये सब टेनिस से संबंधित है। किससे बाबू? टेनिस से संबंधित है। और सबसे पुराना कौन है? तब विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुआ था? 1905 ईस्वी से। कब? 1905 ईस्वी से। बहुत शुक्रिया। आइए, भारत में पूजित पहली प्रतिमा कौन सी है? तब बुद्ध। भारत में पूजित पहली प्रतिमा कौन सी है? बुद्ध की। ठीक है। महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं कि बता दें? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जन्म और 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, यानी एशिया का ज्योतिष पुंज खुद ही कहते हैं। या प्रकाश कहा जाता है किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी नहीं दोस्त, महात्मा बुद्ध को। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा आगे क्वेश्चन पर आइए। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, अनीता विलियम्स नहीं, सुनीता विलियम्स दोस्त, ठीक है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात राज्य में। किस राज्य में बाबू? गुजरात राज्य में। यानी सुनीता जो विलियम्स का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में। भरोसे का प्रतीक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो पीएनबी का। किसका? अब भारत का प्रथम भारतीय द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी को कहते हैं, ठीक है। किस खेल को, हाँ, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। पीएनबी बैंक की स्थापना 1894 के। एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। 1 अप्रैल 1935 को किसका स्थापना हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना हुआ था। भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पर मुद्रा को जारी करता है। कौन? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुआ था। खुद ही कहते हैं 1934 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1934 के अधिनियम से 1935 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। अब बताइए इसके प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे? यानी आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर पूछेगा कि कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। ओसबर्न स्मिथ है। अगर पूछेगा कि भारतीय कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बताइए जल्दी दोस्त, ठीक है। नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ध्यान से सुनिए। पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? तो 8 गज। पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किससे संबंधित है बाबू? तो फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल, ठीक है। पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? तो 8 गज से। कितने से? 8 गज से।
ठीक है। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? बास्केटबॉल में। किसमें? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5, और जिम्नास्टिक में 8, बेसबॉल में 9 गो। ठीक है। कन्युगा के क गो यार? 7 गो। क से कबड्डी, ने से नेटबॉल, वा से वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 गो। क गो? 7 गो। कोई दिक्कत है? रग्बी फुटबॉल में 15 गो। आ क्रिकेट आ फुटबॉल आ हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। और टेबल टेनिस या टेनिस में 1 या 2। बिलियर्ड्स में 1 या 2। बिलियर्ड्स में 1 या 2। आ क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। कोई दिक्कत है? आइए, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। होन्शु द्वीप पर है। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। और ओआहू द्वीप पर है। ओआहू। ठीक, होनोलुलु। ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है बाबू? तो घंटी नुमा कमल। यानी राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? तो घंटी नुमा कमल। घंटी नुमा जो कमल था ना, ये घंटी हिलाने वाला, वही निकाल दिया गया है। वही निकाल दिया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती हैं? तो निजी क्षेत्र में। जो टिस्को कंपनी है यह निजी क्षेत्र की कंपनी है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं? चलिए दोस्त, देखिए, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? गेट। यानी WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? गेट के नाम से। गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? GATT। गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? पता नहीं। बोलो। GATT। ठीक है। अरे GATT का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, ध्यान से। ग्लोबल एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रेड। टी से क्या होता है? ना, प्रशुल्क होता है, यानी टैक्स वगैरह होता है। ठीक है। यानी WTO ट्रेड कुछ करके होता है सर। गेट का फुल फॉर्म देख लीजिएगा दोस्त। गेट का जो है ना, स्थापना हुआ था 1948 में। कब? 1948 में। इसका नाम परिवर्तित करके क्या हुआ था? WTO 1 जनवरी 1995 को कर दिया गया। गेट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? यानी राष्ट्रीयकरण करके 1 जनवरी 1995 को WTO, या WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बाबू? तो जिनेवा में। क्या है? डॉटर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? तो बेंजीर भुट्टो को। बेंजीर भुट्टो को डॉटर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। डॉटर ऑफ ईस्ट, बेंजीर भुट्टो। अब बेंजीर भुट्टो कौन थे? तो कौन थी बाबू? तो बेंजीर भुट्टो, ध्यान से सुनिएगा, किसी देश की प्रथम मुस्लिम, किसी मुस्लिम देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेंजीर भुट्टो। किस देश की थी बाबू? तो पाकिस्तान की महिला प्रधानमंत्री थी। नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो मीटर दौड़ से। मोटर दौड़ से नारायण कार्तिकेयन संबंधित है। ठीक। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में। कहाँ पर स्थित है? कलपक्कम में। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? कलपक्कम में। जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वह है न्यूजीलैंड में। कहाँ है बाबू? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड को चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है ना? न्यूजीलैंड को चारागाहों का स्वर्ग। हाँ। रेड लेटर डे का अर्थ क्या होता है? एक महत्वपूर्ण दिन। रेड लेटर डे फ्रेज है दोस्त। इसको पूछ दिया कि इसका अर्थ क्या होता है? तो एक महत्वपूर्ण दिवस को रेड लेटर डे कहते हैं। इंद्र फर्स्ट और इंद्र सेकंड क्या है? तो रडार है। इंद्र फर्स्ट और इंद्र सेकंड क्या है? रडार है। घासीराम कोतवाल की रचना किसने की थी? तो विजय तेंदुलकर ने। विजय तेंदुलकर ने घासीराम कोतवाल की रचना किया था। प्रत्येक वर्ष सबसे पहले होने वाली ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है। अब बाद में कौन होता है? USA ओपन। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? तो 1936 से। कब से? 1936 से। ठीक है। हेरा मंदिर जो है ना, यूनान में जो हेरा मंदिर है, वहीं से ओलंपिक मशाल जलाकर और जहाँ पर आयोजक देश होता है वहाँ तक ले जाया जाता
है। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? रूस में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित हुआ था? रूस में। विविध राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? तो यूनेस्को द्वारा। किसे? यूनेस्को द्वारा। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा जाता था? तो जनरल डायर को। जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा जाता था। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता था तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ था। बछेंद्री पाल किस एक सुपरिचित नाम है? बछेंद्री पाल को और किस नाम से जानते हैं? तो पर्वतारोहण में। ओहो, बछेंद्री पाल का संबंध किससे है बाबू? तो पर्वतारोहण से है। ठीक है। कौन सा भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। 1913 में नोबेल प्राइज। प्रथम नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि का अनुवाद W.B. येट्स ने अंग्रेजी भाषा में किया था। ठीक है। 1913 में ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन नॉन इंडियन लिखा है किसने? तो नीरज सी चौधरी ने। नीरज सी चौधरी ने। निम्नलिखित में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? प्रथम तो अरुण शौरी मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? H.J. भाभा। होमी जहांगीर भाभा को। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था। कब? 1948 में। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो तीरंदाजी में। तीरंदाजी में लिम्बा राम ने क्या चीज़ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए। जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए? तो जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है। अपेक का पूर्ण रूप क्या होता है बाबू? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपेक का पूर्ण रूप होता है। गीत सेठी कौन से खेल से संबंधित थे? तो स्नूकर से। स्नूकर या बिलियर्ड्स से गीत सेठी संबंधित थे। आए दिन हमेशा पेपर में पूछा करता है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो किससे? स्नूकर से। ठीक है। बताइए दोस्त, आप लोग बताइएगा कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? यानी जो यूरो मुद्रा है ना, वह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अगले दिन आप ज़रूर क्विज में इसका आंसर सुनिएगा। आप इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा। अगर आपका इसका आंसर आ रहा है कि यूरो को मुद्रा के रूप में कब अपनाया गया था, इस भी आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।